हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम ज्योमेट्री का फिफ्थ वीडियो करेंगे जिसमें हम करेंगे लाइंस एंड पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो लाइंस एंड पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल में जो फर्स्ट लाइन आज हम डील करेंगे दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब किसी भी वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, वर्टेक्स कौन कौन सी है यहाँ पे? ए बी सी। तो अगर ए वर्टेक्स से मैं शुरू करता हूं और मैं मिड पॉइंट पे जा रहा हूं बीसी के ऑपोजिट साइड के, तो ये जो लाइन एडी है इसे हम मीडियन बोलते हैं। एडी इज कॉल्ड मीडियन। राइट, अब जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो या एंगुलर बाइसेक्टर हो। वो तब होता है जब मैंने आपको बताया था, आपको कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करके भी बताया था, जब ए बी और ए सी बराबर होंगे तो ये जो एडी मीडियन है यही परपेंडिकुलर भी होगी, मतलब ऑल्टीट्यूड भी होगी और एंगुलर बाइसेक्टर भी होगी। अदरवाइज ये तीनों लाइन एक ट्राइंगल में अलग होती हैं। तो अभी एडी जो है वो सिर्फ मीडियन है, एक लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं और वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाती है। अब ऐसे कितनी मीडियंस हो सकती हैं हमारे पास? हमारे पास तीन मीडियंस हो सकती हैं, से बीई और एक मीडियन सी एफ। तो हमारे पास ये तीन मीडियंस हैं। राइट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को बोलते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं तीनों मीडियन यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कन्वेंशनली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज कॉल्ड अ सेंट्रोइड। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड, या दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो किसी भी जो तीन मीडियंस होती हैं ट्राइंगल की, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। राइट, अब मैंने आपको बता ही दिया कि मीडियन जो होती है वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब एक प्रॉपर्टी और है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर एडी एक मीडियन है, एबीसी ट्राइंगल है और एडी उसकी एक मीडियन है, सपोज, मतलब थोड़ा सा इसको सही, थोड़ा सही ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर हमारे पास एडी मीडियन है, राइट, तो बीडी और डीसी बराबर हैं। राइट, तो एक ये रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये है कि जो मीडियंस होती हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। सो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेंट्रोइड divides a median in the ratio 2:1। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मीडियन का पार्ट है, हमेशा ध्यान रखना, मीडियन का पार्ट जो वर्टेक्स की तरफ होता है वो 2 यूनिट्स होता है और जो बेस की तरफ होता है वो 1 यूनिट होता है। सो हम बोलेंगे ए जी इज टू जी डी इज 2:1, सो इज बी जी इज टू जी ई एंड सो इज सी जी इज टू जी एफ। तो ये जो रेशो है ये 2:1 होता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मीडियन से रिलेटेड, सेंट्रॉइड से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसी को आगे अगर हम थोड़ा सा और एक्सट्रापुलेट करें तो हमें एक और चीज मिलेगी, वो ये है कि अगर हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और तीन मीडियंस हैं, इफ वी हैव थ्री मीडियंस, राइट, ए डी बी ई सी एफ, तो ये 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सो थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 6 पार्ट्स। अब बस ध्यान ये रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इन 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। सो द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल divides the triangle into 6 parts with equal area। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, जस्ट टू गिव यू वाई दिस इज सो। ये है क्यों, ये बताने के लिए। अब ये क्योंकि ई तो मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1:1 होगा और
AG इज टू GD होगा हमारे पास 2:1, रेशियो 2:1। अब आप अगर ये ट्राइंगल देख रहे हो, सी ट्राइंगल, ये जो वर्टेक्स सी से हम सेंट्रॉइड तक जा रहे हैं, जी तक, तो ये लाइन बेस को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो एरिया के क्लास में आपको बताया था मैंने, अगर ऐसा होता है तो ट्राइंगल CGA और ट्राइंगल CGE, सॉरी CGE, जस्ट अ मिनट, CGA इज टू CGD, ये एरिया रेशियो भी हो जाएगा 2:1। CGA इज टू CGD इज ऑल्सो 2:1। तो जिस रेशियो में लाइन बेस को डिवाइड करती है उसी रेशियो में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अगर इसका एरिया x है तो इन दोनों का मिला के 2x है। लेकिन क्योंकि ये रेशियो 1:1 है, व्हाट इज CE इज टू EA, C इज टू EA इज 1:1। तो CE इज टू EA 1:1 है, तो ट्राइंगल AGE अपॉन ट्राइंगल EGC का एरिया रेशियो भी 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन यहां से जा रही है और बेस को 1:1 में डिवाइड कर रही है। तो जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। अब आपने देखा था कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया रेशियो 2:1 है। तो अगर CGD का एरिया x है तो CGA का 2x है, और उसमें भी GEC और GAE इन दोनों का एरिया बराबर है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो गया। ऐसे आप इस तरफ भी तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर प्रूव कर सकते हो। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि तीन जो मीडियंस हैं ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगी, जिनका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AD एंड BE आर द मीडियंस। राइट, सो ABC हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें AD जो मीडियन है और BE एक मीडियन है, एंड दे G इज द सेंट्रोइड। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, साफ सी बात। हमें पता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये पॉइंट सेंट्रोइड हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BGD टू क्वाड्रिलेटरल DGEC। अब जब भी आपके पास दो मीडियन हो तो आप 3 बना लिया करो, उससे आपको क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि 6 पार्ट बन जाते हैं। तो अगर आप BGD देख रहे हो तो BGD उन 6 में से एक ऐसा पार्ट है x, राइट। और अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल DGEC देखते हो तो DGEC में ऐसे 2 पार्ट्स हैं। तो सिंपल सिंपल आपका आंसर आ गया x/2x विच इज 1/2। सो अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है, ये ट्राइंगल, ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 2 मीडियन से तो तीसरी भी बना लो ताकि ये 6 पार्ट्स आपको दिख जाएं। तो आपको जब दिखेगा, तो आपको जब आपने तीसरी मीडियन बनाई तो आपको पता चला कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें 2 ऐसे पार्ट्स हैं और एक ट्राइंगल है, तो इसलिए रेशियो 1:2 हो गया। राइट, लेट्स डू अनदर वन। इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, AD and BE are the medians, but they are perpendicular to each other. Then the area of triangle ABC, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। अब सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो AD की लेंथ है 12, तो 12 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा तो 8 और 4 आ जाएगा, राइट, 2:1। So if 3 units are 12, 1 unit is 4, so 2 units are 8, 1 unit is 4. And AD हमारा 12 था, BE 9 है, BE 9 है, 9 को भी 2:1 में डिवाइड करो, तो 3 यूनिट अगर 9 है तो 1 यूनिट 3 है, 6 और 2 हो गया, 6 और 3, तो ये 6 हो गया, ये G मान लेते हैं, सेंट्रोइड इज G, और ये हो गया आपके पास 3, 6 और 3, राइट। सो ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है, मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर मैं तीसरी मीडियन ड्रॉ कर दूं
तो ये एक सच पार्ट बनता है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है मीडियन बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं वन सच पार्ट का, हाफ 4 into 6, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 12 इसका एरिया आ गया, और ये उन 6 में से एक पार्ट है। तो पूरे ट्राइंगल में 6 पार्ट होंगे, तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा 12 into 6, which is 72. Right? So using this property, again, I can solve this problem quite easily. Right? I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा. Let's move on to the next. राइट right. अब फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी हमारे पास, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स लेंथ्स 40, 25 एंड 35. तो 40 है कोई, एक 25 है, एक 35 है. अ ट्राइंगुलर पोर्शन जीबीसी इज कट ऑफ वेयर जी इज अ सेंट्रोइड. तो जी सेंट्रोइड है और वो जीबीसी हमने काट दिया. तो अगर फिर से वही हम प्रॉपर्टी लगाएं, तीनों बना दें 6 पार्ट, तो जीबीसी कितने पार्ट रिप्रेजेंट करता है? 2 पार्ट. वो कह रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है. तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? अगर ये 2 पार्ट है तो रिमेनिंग पोर्शन 4 पार्ट है. राइट. तो हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 4/6 कर देना है. 4/6 मतलब 2/3 कर देना है, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन में 1, 2, 3, 4 पार्ट है, और क्योंकि हमने 2 पार्ट जीबीसी रिमूव कर दिया. तो इसका एरिया बस अब कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इसका जो पेरीमीटर है वो है 100/2, 50 हो गया सेमी पेरीमीटर. तो एरिया आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 into 50 minus 40 is 10, 50 minus 35 is 15, 50 minus 25 is 25. तो 2 5 यहां से आएंगे, 1 5 यहां से आएगा, 1 5 यहां से आएगा, सॉरी 15. ठीक है. तो हमारे पास पेरीमीटर है, हाँ 50. तो 50 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25. यस. तो ये आ गया हमारे पास. तो अगर मैं इस पे थोड़ा वर्क करूं तो हमारे पास यहाँ से 25 आता है, यहाँ से 5 आता है, यहाँ से एक 5 आता है, और यहाँ से 2 5 आते हैं. तो 25 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा. राइट. सो एक 5 रह जाएगा. 25, 5, 5, 25, सॉरी 6 हो गए. 6 हो गए तो 125 बाहर आ जाएगा. इज दिस क्लियर? सो 125 हमारे पास बाहर आ जाएगा. 5 क्यूब, 5 की पावर 6 है, तो 5 क्यूब बाहर आ गया. 5 क्यूब बाहर आते ही हमारे पास अंदर क्या बच गया? एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, मतलब 2 2 बच गए और एक 3, तो एक 2 भी बाहर आ गया, 3. तो एरिया बन गया 250√3. 250√3 किसका एरिया बन गया? ट्राइंगल एबीसी का. और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें 6 में से 4 पार्ट है, तो रिमेनिंग का आ जाएगा 4/6 ऑफ 250√3. तो 4/6 ऑफ 250√3 आ जाएगा हमारे पास. अगर हम करें ये 2/3 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 500/√3. तो आंसर इज 500/√3. सो वेरी इजिली आई कैन डू इट लाइक दिस, राइट, प्रोवाइडेड आपको ये प्रॉपर्टी पता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज रिमेंबर इट. ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. Now, in this, they are saying in the following figure, equilateral triangle ABC has an area of 900√3. तो ABC का एरिया मुझे पता है. Point P and Q are the midpoints. Point P and Q are अगर midpoints हैं, so they must be BQ and CP are the medians. So point of intersection उनका centroid हो जाएगा. Right? Find the area of the shaded portion. Shaded portion का एरिया निकालना है. अब अगर हम देखें तो बाय सिमिलैरिटी ये रेशियो 1:1 है, ये भी 1:1 है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई. और अगर हम देखते हैं तो PQ अपॉन BC हो जाएगा 1/2 बाय सिमिलैरिटी. AP अपॉन AB बाय सिमिलैरिटी विल बी इक्वल टू PQ अपॉन BC, तो 1/2. या मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं कि अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इज हाफ ऑफ द थर्ड एंड पैरेलल टू इट. सो इसलिए पैरेलल भी है, हाफ भी हो गई, तो 1/2 का रेशियो हो गया PQ टू BC. अब ट्राइंगल, अगर मैं इसे G मान लूं पॉइंट, तो ट्राइंगल PGC इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल CGB. क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है ऑल्टरनेट, ये इसके बराबर है. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का रेशियो हो जाएगा साइड के रेशियो का स्क्वायर. सो एरिया ट्राइंगल PGQ
तो एरिया ट्राइंगल BGC इज नथिंग बट 1/4। तो PGQ का एरिया ही चाहिए मुझे, और वो है 1/4 ऑफ BGC, राइट? वेरी इजिली आई कैन नाउ फाइंड इट। BGC कितना है? BGC अगर हम देखें तो वही, अगर हम एक फिगर मैंने बना दूं तो ये 2 सच पार्ट्स हैं, द 2 सच पार्ट्स आउट ऑफ 6। तो BGC का एरिया हो जाएगा, BGC एरिया विल बी 2 आउट ऑफ 6 इंटू 900√3, तो दिस 1/3, तो ये हो जाएगा 300√3। तो BGC का एरिया अगर 300√3 है तो PGQ का एरिया आ जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ PGQ? PGQ एरिया विल बी, राइट, PGQ area will be 1/4 of 300√3, which is 75√3. So very easily I can again use the same property here also. So I am repeating once more. हमने पहले देखा, सिंपल सी बात है, ये दोनों लाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिखती हैं, मिड पॉइंट्स हैं क्योंकि दोनों PNQ, उस वजह से आपके पास PQ इज हाफ ऑफ BC आ जाता है, PQ अपॉन BC इज 1/2, सिंपल सी बात है। और फिर क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ट्राइंगल PGQ और BGC, PGQ मतलब ये वाला PGQ एंड BGC ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। साइड का रेशियो है 1/2, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ इट 1/4। मतलब BGC का जो एरिया, PGQ का जो एरिया जो शेडेड चाहिए मुझे, वो BGC का 1/4 है। और BGC उन 6 पार्ट में से 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो BGC का एरिया हो जाएगा 1/3 ऑफ 900√3 विच इज 300√3, और फिर PGQ का एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ 300√3, 1/4 ऑफ 300√3 आ जाएगा 75√3। So that's the answer, right? So very easily I can do this question, provided my concept of similarity, medians, everything is in place, right? Let's move on to the next. Okay. Okay. Now it says that on unequal side of an isosceles triangle is 2 centimeter long. The medians drawn to the equal sides are perpendicular to each other. Find the area of the triangle. Okay. Let's draw the figure first. So figure, according to the figure that we have, right, according to this figure, unequal side of an isosceles triangle is 2. तो इसको ले लेते हैं हम, सपोज ABC है, अनइक्वल साइड हम ये वाली लेते हैं, या अनइक्वल साइड हम ये वाली ले लेते हैं, दिस इज 2, और AB और BC, AB और AC हमारे पास इक्वल साइड है। द मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स, ये मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स, ये तो ये मीडियंस हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये सेंट्रोइड हो गया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करके भी बताया था कि अगर मैं तीसरा मीडियन पास तो होगा जी से ही, बट ये 90 डिग्री भी होगा। तो अगर ये दो साइड बराबर होती हैं तो मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है और एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो ये हमारे पास एक चीज हमें मिल गई। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब अगर ये AM है तो मुझे हाफ AM इंटू BC चाहिए, और BC मुझे पता है 2 है ये रही, और AM निकालना है। तो AM कैसे निकलेगा, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू सी। नाउ आई नो ये जो मीडियन है तो ये तो 1 और 1 में डिवाइड करेगी, और अभी मैंने आपको सिमिलैरिटी में की क्लास जब हमने वीडियो किया था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था कि अगर ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो परपेंडिकुलर ऐसे GM, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू BM इंटू MC। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था। तो GM का स्क्वायर आ गया मेरे पास, BM भी 1, MC भी 1, तो GM भी 1, GM 1 आ गया। और जैसे GM 1 आ गया, आई नो द प्रॉपर्टी दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो अगर ये 1 यूनिट 1 है तो 2 यूनिट 2 होगा, तो AM की लेंथ आ गई 3। तो द मोमेंट आई गॉट AM का लेंथ इज 3, सो एरिया विल बी हाफ
3 into base is 2, so it's 3 square units. So this is how I can find it out. So not very difficult one, but yes, you need to know the results अगर आपको पता है कहाँ पे कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को, प्रीवियस वीडियोस को आपने अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो ये करना भी कोई मुश्किल नहीं है. राइट, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट आते हैं मीडियन से रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाइथागोरस. तो उसने एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही एक प्रूफ किया था, और उस प्रूफ से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स मीडियन. राइट. सो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी हमारी मीडियन है, अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम वी हैव ए बी स्क्वायर, जो मीडियन को साइड्स, मीडियन के एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का सम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस बी डी और डी सी, ये दोनों बराबर हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बी डी स्क्वायर. तो ये तीनों तीन साइड्स और एक मीडियन का रिलेशन होता है, विच इज गिवन बाय अपोलोनियस. ये अपोलोनियस है थ्योरम है ये. एक्चुअली अपोलोनियस यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके से ए एम, he applied Pythagoras theorem to ABM, triangle AMD and triangle AMC, और इन तीनों ट्राइंगल्स को यूज करके उसने इस एक ये रिजल्ट रिड्यूस किया था. राइट. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द प्रूफ, इतनी जरूरत नहीं है उसकी, बट आपको ये रिजल्ट याद रखना है. तो सिमिलरली अगर हमारे पास सपोज एक मीडियन है बीई, तो बीई मीडियन के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? बीई के एडजेसेंट कौन सी साइड्स हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द मीडियन बीई स्क्वायर प्लस ए या ई सी, कोई सा भी. तो ये हो गया हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. इंपॉर्टेंट एज इन इस पे आए हैं क्वेश्चंस, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली. राइट. सो बट अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कभी भी साइड्स और मीडियन का रिलेशन इजीली नहीं निकाल पाओगे, बहुत मैकेनिकल हो जाएगा प्रोसेस. तो इसलिए आपको साइड्स और मीडियन का अगर रिलेशन चाहिए तो अपोलोनियस थ्योरम याद रखना पड़ेगा आपको. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. अब वो कह रहे हैं व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि एबीसी है, ट्राइंगल है, इसमें ए बी 12 है, ए सी हमारे पास 20 है, बी सी 18 है. तो एक की निकाल के मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग निकाल लेना. सपोज ए डी है, ए डी जो हमारा मीडियन है इसका कैसे कैसे निकलेगी लेंथ? तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे. ए डी को के एडजेसेंट कौन सी साइड्स हैं? ए बी और ए सी. तो 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, और बी डी और डी सी बराबर हैं, तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 400, 544, डिवाइड बाई 2 कर दो, आप इधर 2 ले जाओ, ए डी स्क्वायर प्लस 81, ये हो जाएगा 272. तो 272 माइनस 81 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, 191. ए डी आ जाएगा रूट ऑफ 191. मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं वेदर आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट. तो 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 89 स्क्वायर. एब्सोल्युटली राइट. 12 square is 144, 20 square is 400, 400 plus 144 is 544, 544 divided by 2 will give me 272, AD square plus 81. 272 minus 81 is 191, so AD's length will be root of 191. Similarly, आप बाकी दो मीडियंस भी निकाल सकते हो, जस्ट इसको कर लेना आप लोग. चलो, let's move on to the next. Now they're saying in a right angle triangle ABC, right angled at A, the length of BC is 30. राइट एंगल एट ए, सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा, एक मिनट में सही करता हूं. राइट एंगल एट ए बी सी. राइट. द लेंथ ऑफ बी सी इज 30. फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो डी मिड पॉइंट है. राइट. अब यहां पे हमें एडी मीडियन दे रखा है, मीडियन दे 3 साइड्स हैं, तो हम कैसे रिलेट करेंगे?
I'll try to apply Apollonius theorem. Let's see if it works. Now, AB square plus AC square is equal to twice of AD square plus BD square. अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि AB और AC तो पता नहीं, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज सेम एज BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर और BD हमारे पास है हाफ ऑफ 30 विच इज 225. अब BC का स्क्वायर हो गया हमारे पास 30 का स्क्वायर, राइट. BC इज 30 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 225. तो यहां से हमें मिलेगा, अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 900/2 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 225. ये हो गया 450 माइनस 225 इज 225 AD स्क्वायर. तो AD आ गया आपके पास 15. तो आप अब इसे एज अ रिजल्ट भी याद रखो कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉप करते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे लेके एक लाइन जाते हैं, तो वो जो लेंथ होती है AD इज सेम एज BD इक्वल टू DC. ये तीनों आपस में बराबर होते हैं. आप देखो ये भी 15 था, ये भी 15 था और ये निकल के 15 है. अब ये कोई ऐसा कोई ये इट्स नॉट कि ऐसा हो गया कि ये 15 है, राइट. इट विल ऑलवेज बी सेम. आप कोई सी भी लेंथ ले लो, 30 की जगह 32 ले लो, 36 ले लो, हमेशा ये वैल्यू बराबर आएगी. इसके पीछे एक और कारण है जो सर्कल में हम करते हैं कि अगर मैं यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक सर्कल बनाऊं तो हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है वो डायमीटर ही बनाता. तो ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हो गया तो रेडियस 15 हो गया, 15 और ये सेंटर हो गया. और आपको पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, तो इसलिए ये भी 15 है. तो अगर हम इसकी थोड़ी ज्योमेट्री सर्कल के हिसाब से भी समझें तो हमें समझ में आता है ये जो लेंथ है AD ये हमेशा BD और DC के बराबर होगी. ये आप हमेशा याद रखो. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इट मेक्स क्वेश्चंस वेरी सिंपल. अगर हमें ये पता होता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये मैं करके बता सकूं, अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव करके बता सकूं, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे, राइट. लेट्स अब आगे है पैरेललोग्राम, लेकिन हमने किया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक्स तो हमें पता होती ही है. पैरेललोग्राम में क्या होता है PQRS. अगर एक पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. तो ये एक चीज है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही. अब वो कह रहे हैं PQ है 21, QR है 13, QR इज 13, तो ये भी 13 हो गया, ये भी 21 हो गया. QS है 14, QS मतलब ये वाला डायगोनल 14 है, तो ये 7 और ये 7 हो गया. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. आपको PR की लेंथ निकालनी है, तो PR की लेंथ निकालने के लिए आप PO निकाल लो और उसको डबल कर लो. और अगर आप ध्यान से देखो तो PO मीडियन हो गया, और मीडियन हो गया तो तीन साइड्स और मीडियन का रिलेशन किससे निकलता है? अपोलोनियस थ्योरम से. अब जरूरी नहीं है कि हम ट्राइंगल ही देख के अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे. अगर हमें एक, अब यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि PO मीडियन बन गया है और तीन साइड्स गिवन है, तो हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम. सो PO के एडजेसेंट कौन कौन सी साइड है? PS और SQ. तो PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PO स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर. तो हम इसको थोड़ा और करें तो हमें मिलेगा PS है 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PO निकालना है, PO स्क्वायर और S49. ये हमारे पास हो जाएगा हाँ ठीक है. तो ये हमारे पास 610 हो गया, 610, राइट. 610 डिवाइड बाई 2 इज PO स्क्वायर प्लस 49. तो ये हो जाएगा 305 माइनस 49 इज इक्वल टू PO स्क्वायर, राइट. सो ये कितना बनेगा हमारे पास? अगर हम देखें, हमने ठीक किया ना,
ठीक है, 15 में से लाएंगे 6, तो ये 256 हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर। ये 56 हो गया, तो 256 का रूट होता है 16, तो पीओ 16 आ गया, पीओ 16 आ गई ये लेंथ, और पी आर उसका डबल हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा 32। 32 इज द आंसर। तो कहने के लिए ये क्वेश्चन है पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, बट लग इसमें क्या रहा है, अपोलोनियस थ्योरम, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट एंड स्टार्ट रिलेटिंग थिंग्स, तभी आप कैट के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन होती है एंगुलर बाइसेक्टर। नाउ व्हाट इज एन एंगुलर बाइसेक्टर? नाउ एंगुलर बाइसेक्टर जो हमारे पास एक लाइन है, कहने के लिए तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर एबीसी एंगुलर बाइसेक्टर है तो वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। साफ साफ नाम में ही है एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल पार्ट्स ऑफ द एंगल। तो कोई भी लाइन वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉप करें दूसरी वाली ऑपोजिट साइड पे और वो वर्टेक्स एंगल को बराबर बांट दें, तो उसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। बट एक डेफिनेशन भी होता है इसका, जो क्लास 10th में एक चैप्टर होता है लोकस, उसमें हम अवॉइड कर देते हैं ये चीजें, बट इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है। तो लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेजेक्टरी। तो अगर हम ए पॉइंट है यहां से चलना शुरू करें और ऐसे चलें कि हमारा जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों आर्म्स से, जिसे बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, से बराबर रहे, तो जिस पाथ पे मैं चलूंगा उसे बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। ये बराबर है। तो एंगुलर बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू आर्म्स ऑफ द एंगल इज इक्वल। मतलब अगर हम एक वर्टेक्स से एंगल से एक वर्टेक्स बनता है, उस वर्टेक्स पे से चलना शुरू करें ताकि हमारा जो दो लाइंस उस एंगल को बना रही हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे दोनों तरफ, तो जिस पाथ पे हम चलते हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर आपका वर्टेक्स से कोई लाइन जा रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड से जो एंगल बनाती हैं सेम है, तो वो एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं, मैं आपको नहीं बताता और मैं कहता हूं ये लाइन है और यहां से मैंने एक बस फिगर बना के दे दिया कि ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो आप, और डायरेक्टली समझ भी सकते हो कि ये डेफिनेशन के हिसाब से एंगुलर बाइसेक्टर ही होगा, राइट। तो आरएचएस से ये प्रूव हो जाता है, और कॉन्ग्रुएंसी आरएचएस लगाएं तो ये प्रूव हो जाता है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन भी है, राइट। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास तीन एंगल होते हैं, ए बी सी ट्राइंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। तो अगर हम तीन एंगुलर बाइसेक्टर्स लें तो ये भी क्या है, ये भी इंटरसेक्ट करेंगे। सो ए डी बी ई एन सी एफ, बट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है इन सेंटर, कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, राइट। सो ध्यान रहे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है, जिसे कन्वेंशनली मतलब आमतौर पे हम उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना कि इन सेंटर इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ अ सर्कल inscribed inside the triangle। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो, टचिंग ऑल थ्री साइड्स। एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, उसका सेंटर भी इन सेंटर ही होता है। अब सर्कल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस। अब इसका रेडियस आईडी नहीं होता है जरूरी, क्योंकि परपेंडिकुलर होना जरूरी है। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको रेडियस लेके आई एम को क्या बोलेंगे हम, इन रेडियस, जिसे कन्वेंशनली हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो इसको रेडियस लेते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो वो बनेगा
इन सर्कल, इसे बोलते हैं इन सर्कल। तो यही मैं बता रहा था कि इन सेंटर एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो कि ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब किया जा सके, मतलब तीनों साइड को टच करते हुए, और उसका रेडियस होता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द साइड, राइट। सो इसका जो टचिंग पॉइंट होगा वो एम होगा, डी नहीं होगा, राइट, नॉट नेसेसरी। ऐसे ई नहीं होगा, एफ नहीं होगा, जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं, वो टचिंग पॉइंट्स होंगे इसके। पर ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर आई एम है इसे बोलते हैं इन रेडियस, कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, राइट। अब मैं क्यों बता रहा हूं, इस पे कैट में क्वेश्चंस भी आए हैं और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, जैसे इन सर्कल मैंने बताया, और सपोज ये साइड है हमारे पास ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो हो जाता है इन रेडियस, दैट इज आर, इंटू एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो हीरोन्स फॉर्मूला वाला एस। तो ये एक रिलेशन है, ऑल्दो ये हायर मैथ्स में यूज होता है, लेकिन कैट में इस पे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए ये आपको भी आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय आर इंटू एस इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। अब ज्यादातर ये ट्राइंगल निकालने के लिए नहीं आएगा, ये आएगा रेडियस निकालने के लिए। तो आपको रेडियस निकालने के लिए ज्यादातर ये पूछा जाएगा। ये बहुत ही रेयर है कि एरिया निकालने के लिए आप ये रिलेशन यूज करो, क्योंकि सेमी पेरीमीटर अगर पता है, तीनों साइड्स पता है, तो आप ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इसकी जरूरत कम ही पड़ती है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है आर इंटू एस, बट इसकी जरूरत ज्यादातर एक इन सर्कल, मतलब जो सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, उसके रेडियस निकालने के लिए जरूरत होती है। चलिए एक एप्लीकेशन करते हैं इस पे, तो आपको समझ में आएगा। वो कह रहे हैं एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स एबी एंड एसी आर 7 and 24, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मैंने आपको बताया ये टचिंग ऑल द थ्री साइड्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए पे, ए बी की लेंथ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी की लेंथ है 7, ए सी की लेंथ है आपके पास 24। आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है, जो इन सर्कल है। अब इसका रेडियस कैसे निकलेगा, एरिया तो पता ही है, हाफ 7 इंटू 24, राइट, ये हो गया 12 इंटू 7, 84। एरिया पता चल गया, एरिया आ गया हमारे पास। तो एरिया तो आ गया, अब इसे आर इंटू एस के इक्वल रखना है, एस पता करना है, एस के लिए तीसरी साइड पता करनी है, और वो ट्रिपलेट से मुझे पता है 25 होती है, राइट। पाइथागोरन ट्रिपलेट से राइट एंगल ट्राइंगल है, सीधा पता चल गया 25 है। इसका पेरीमीटर हो गया हमारे पास 56 का 56, तो एस आ जाएगा 56/2, which is 28. So as I know that area of triangle 84, area equal to R into S. एरिया पता है 84 है, R into S, S 28 है, R3 आ गया, तो 3 is the radius of this circle. So very easily I can find it out. अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी थिंग है, उसको भी ध्यान रखना कि स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप जो रेडियस है वो एक आसान तरीके से और भी निकाल सकते हो, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और वो है आपका जो सेमी पेरीमीटर है 28, उसमें से अगर मैं हाइपोटेन्यूज 25 माइनस कर दूं तो देखो 3 आ जाएगा। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिखा रहा हूं ये आपको। तो आप याद रखो कि अगर हम सेमी पेरीमीटर में से हाइपोटेन्यूज माइनस कर दें तब भी इन रेडियस आ जाता है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा नहीं, जस्ट फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज आपको ये एरिया इक्वल टू आर इंटू एस ही यूज करना पड़ेगा, बट राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आप सेमी पेरीमीटर में से हाइपोटेन्यूज माइनस कर दोगे तब भी इन रेडियस आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो एक और है, अ ट्राइंगल हैज साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 and its in circle has radius 6. Find the area of the triangle and the length of each side. राइट, अब इतना हमें समझ में आ ही गया है कि हम अगर 3x, 4x और 5x ले लें साइड्स, x की वैल्यू निकालनी है, तो एरिया तो दिख ही रहा है हमें, ये राइट एंगल ट्रिपलेट है। सो अगर मैं 3x, 4x, 5x लेता हूं तो एरिया तो आ गया हाफ
3x इंटू 4x, और वो होगा r इंटू एस, r इंटू एस, एस क्या हो जाएगा 5x 4x 3x 12x बाय 2 विच इज 6s, ये आ गया सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस, रेडियस हमें 6 दे रखा है, तो रेडियस अगर हमें 6 दे रखा है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 6x इंटू 6 तो एक कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारे पास 6, तो x 6 आ गया, तो साइड्स हो गई 3 इंटू 6 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6, तो ये हमारे पास तीनों से आंसर है। या फिर हम ये भी कर सकते थे, सेमी पेरीमीटर था हमारा 6x और हाइपोटेन्यूज है 5x एंड दिस वुड हैव बीन इक्वल टू 6, वेरी इजीली x आ जाता 6, तो ये बहुत आसानी से आ जाता है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए याद रखें कि जो इन रेडियस होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, दैट is very helpful, right? Okay, so let's move on to this question now. Let P be an interior point of a right angle isosceles triangle. Now right angle isosceles triangle में ये 90 होता है, ये 45, ये 45, तो कहने का मतलब है ये दो साइड्स बराबर होती हैं और एक ये तीसरी साइड होती है। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी आइसोसेलेस है, तो उसमें साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2, ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है, बट आप ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। तो 1:1:√2, तो अगर मैं ये साइड x ले रहा हूं, ये x ले रहा हूं, तो ये हो गया √2x। अब वो कह रहे एक पॉइंट है P में, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच ऑफ द साइड इज, सॉरी ये थोड़ा सा, ये √2 है, √2 -1, राइट, तो थोड़ा मिसप्रिंट है, 4 इंटू √2 -1 है, स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट। सो हमें एरिया निकालना है एबीसी का। अब आप ये समझो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं ये अगर तीनों सेम हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सर्कल यहां से पास हो और ये इन सर्कल बने और ये तीनों रेडियस हो, जिसे हम बोलते हैं इन रेडियस। तो जो इन रेडियस आ गया हमारे पास वो आ गया 4 इंटू √2 -1, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने आपको बता रखा इन रेडियस होता है सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो सेमी पेरीमीटर इसका आएगा x प्लस √2x बाई 2, उसमें से अगर मैं हाइपोटेन्यूज माइनस करूं -√2x, तो दैट विल गिव मी द इन रेडियस, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये बनेगा x प्लस √2x माइनस 2√2x 2√2x इक्वल टू 4 इंटू √2 -1। अब फाइनली अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा अपॉन 2b है, तो 2x √2x माइनस 2√2x कितना बनेगा, -√2x अपॉन 2 इक्वल टू 4 इंटू √2 -1। तो ये बनेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा x कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स √2 -1, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/2 इज 1, √2 अपॉन 2 इज 1/√2, so this will give me x into √2 -1 upon 4 into √2 -1, राइट। और ये नीचे √2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ, ये कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारा 4√2, और एरिया हमें निकालना है, तो एरिया हमारा इस ट्राइंगल का होगा हाफ x इंटू एक्स, दैट इज हाफ 4√2 into 4√2, which will give me 16. So 16 is the area of this triangle. तो इसमें दो चीज हैं समझने वाली इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो अगर 90 45 45 वाला आपको ट्राइंगल दिखे तो कुछ लोग तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे बट कुछ लोग नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए याद रखना कि रेशियो ऑफ साइड्स 1:1:√2 होता है। तो अगर ये साइड x है, ये x है, तो ये √2x है। फिर उन्होंने बोला कि इंटीरियर पॉइंट से तीन जो डिस्टेंस ड्रॉप्ड है वो सब सेम है और उनकी वैल्यू है 4 इंटू √2 -1, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि एक 3 पॉइंट से जो सर्कल पास होता है वो यूनिक होता है, राइट। तो दो सर्कल ऐसे नहीं होते, तो
सेम, दो सर्कल अलग अलग नहीं हो सकते जो सेम 3 पॉइंट से पास होते हो। तो इसी वजह से ये जो सर्कल बनेगा, इन सर्कल बनेगा और ये बनेंगे इन रेडियस। तो 4 इंटू रूट टू माइनस वन हो गया इन रेडियस। अब यहाँ पे अगर हम ये रिलेशन यूज करें कि इन रेडियस होता है सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, तो इसका यूज बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस रूट टू एक्स बाई टू माइनस रूट टू एक्स, जो कि हाइपोटेन्यूज है। हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 4 रूट टू, x की वैल्यू आ गई 4 रूट टू, x की वैल्यू 4 रूट टू आ गई। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ x इंटू एक्स, हाफ 4 रूट टू इंटू 4 रूट टू, सो 16 विल बी द आंसर। राइट, थोड़ा डिफिकल्ट साइड है, हायर साइड, बट स्टिल वी कैन डू दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अब देखिए यहां पे हमें, देखो ये सर्कल यहां पे टच कर रहा है और ये सर्कल यहां पे टच कर रहा है, तो ये एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहे हैं, तो जायज सी बात है कि इन दोनों सर्कल के बीच में थोड़ा गैप होगा। अब ये दोनों इन सर्कल हैं, इन सर्कल हैं, तो मुझे इन दोनों का रेडियस निकालना है। अब रेडियस कैसे निकलेगा दोनों का, यही इसमें है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज माइनस सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज हम कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये ट्रिपलेट से 25 आ जाएगा, ये 15 है, 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 4, तो ये 5 इंटू 5 हो गई आपकी ट्रिपलेट से थर्ड साइड। और क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं हाफ सी ए इंटू सी बी, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, विल बी इक्वल टू हाफ सी डी इंटू ए बी, है ना। ये मैंने क्वेश्चन किए भी हैं एरिया वाले में, आपको ध्यान होगा, तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। तो सी ए कितना है हमारा, सी ए है 15, सी बी है 20, सी डी हमें निकालना है और ए बी है 25, तो ये हमारे पास सी डी आ जाएगा 12। राइट, आप कैंसिल करके ये 4, ये 5, ये 3, 3 4 ज़ा 12। तो जैसे ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये 15 है, 5 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 3 12 हो गया आपके पास, 4 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 9 हो गया, और 25 में से 9 गया, ये 16 हो गया। तो आपके पास तीनों ट्राइंगल्स के पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर्स आ गए तो इनके रेडियस आ जाएंगे। तो जो आर पहला रेडियस है छोटे वाले का, वो आएगा आपके पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है इसका, 12 9 21 21 और 15 36, 36 बाई 2 18 माइनस 15, वो आ गया 3। और दूसरे वाले का आ गया, इसका पेरीमीटर हो गया 20 प्लस 12 प्लस 16 इज 48 बाई 2 इज 24, 24 माइनस 20 इज 4। अब अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो देखो डिस्टेंस जो दिख रहा है ये आपको, इन दोनों का रेडियस के सम से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो रेडियस के सम से अगर थोड़ा सा ही ज्यादा है तो आंसर सीधा सीधा 7 से थोड़ा ज्यादा √50 ही होता है। ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा करें सॉल्व, लेकिन अगर आप पूरा करना ही चाहते हो तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मेरे पास ये एक फिगर बन जाएगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसा एक फिगर बन गया, जहां पे ये डिस्टेंस हो गया ये वाला, 4 में से 3 गए, मतलब एक रेडियस 4 है एक 3 है, तो ये 1 बन गया। और ये हमें निकालना है पी क्यू, और ये है सपोज एम ले लिया मैंने पॉइंट, ये एम है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये है, देखो ये रेडियस और रेडियस दोनों के रेडियस के सम के बराबर ये 7 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √50 आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा भी सोचो तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा आंसर, सो इट हैज टू बी √50। √49 होता है 7, तो √50 थोड़ा सा ज्यादा होगा, so that's the right answer. This is how we can do this question. Let's move on to the next. अब नेक्स्ट हम चलते हैं जिसे बोला जाता है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम इन अ ट्राइंगल एबीसी, अगर एडी एक एंगुलर बाइसेक्टर है तो जो एंगुलर बाइसेक्टर एडी है वो ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसको जिस रेशियो में एडजेसेंट साइड्स होती हैं। मतलब ए बी और ए सी जो इसके एडजेसेंट का साइड है उनका जो रेशियो है वो ही जो तीसरी साइड जो ऑपोजिट साइड है उनका रेशियो होगा पी डी बाई डी सी। तो ए बी जिस तरफ है उसी तरफ बी डी होगा और ए सी जिस तरफ है उसी तरफ डी सी होगा। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी इज एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम।
राइट। कभी कभी इसका भी यूज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस फिर भी यूज करना पड़ जाता है कभी कभी। अब इसमें जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको कराता हूं। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, और एडी माना मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन। देखो मैं मेडी को मीडियन बोल रहा हूं, एंगुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहा हूं अभी। बट जो डीई है, डीई एंगुलर बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए डी बी, and DF is the angular bisector of angle ADC। ये एंगुलर बाइसेक्टर्स है, राइट। अब अगर AE अपॉन EB 2:1 है, सो व्हाट इज EF अपॉन DC? EF अपॉन BC ये निकालना है। तो अगर मैं इन लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये दे रखा है 2:1। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि EF अपॉन BC बाय सिमिलैरिटी हो जाएगा 2:3, राइट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? नाउ लेट्स अप्लाई एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। क्योंकि DE एंगुलर बाइसेक्टर है, तो DE अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो वो ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में बांट रहा है? AE अपॉन EB को इज सेम एज AE की तरफ क्या है? AD अपॉन BD। ठीक है, सेम एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। और अगर हम बात करें DF जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो किस में बांट रहा है? AF अपॉन FC। देखो AF अपॉन FC, और वो किसके बराबर होगा? DA अपॉन DC। DA अपॉन DC। अब क्योंकि मैंने AD मीडियन दे रखा है तो BD और DC बराबर है। तो BD और DC अगर बराबर हैं ये दो, तो मैं बोल सकता हूं AE बाई EB, क्योंकि दोनों ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। AE बाई EB विल बी सेम एज AF बाई FC। और जब ऐसा हो जाए AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और ये पैरेलल हो जाएंगी तो फिर मैं सिमिलैरिटी से बोल सकता हूं कि EF बाई BC विल बी 2/3। ये हम काफी बार कर चुके हैं, तो आप ये समझ सकते हो। क्योंकि ये रेशियो 2:1 है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गए। तो AE बाई AB इज सेम एज AF बाई FC इज सेम एज EF बाई BC। तो EF बाई BC विल बी सेम एज AE बाई AB, और AE बाई AB हो जाएगा 2/3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स डू। चलिए एक और एप्लीकेशन करते हैं। अब इस एप्लीकेशन में क्या है, हमें दे रखा है ABC एक ट्राइंगल है, with AB 12 and AC 20 and BC 18, right? BD and AE are the angular bisectors। BD and AE are the angular bisectors। ये एंगुलर बाइसेक्टर है। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर हैं, तो अगर मैं कहता हूं BD एंगुलर बाइसेक्टर है, तो एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं तो AD बाई DC, ये जो बेस को डिवाइड कर रहा है, AD बाई DC will be same as BA by BC। और BA by BC है, BA by BC है 12/18 विच इज 2/3। तो AD और DC हमारा 2:3 के रेशियो में आ गया। ये पहली चीज है। ऐसे यहां भी कर सकते हैं हम कि AE अगर एंगुलर बाइसेक्टर है, तो AE अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो BE by EC will be same as AD AB by AC, और AB by AC है 12/20 विच इज 3/5। तो ये दो रिजल्ट मिल गए।
अब हमें चाहिए बी आई इज टू आई डी। आई तो पता ही है, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। सो बी आई इज टू आई डी हमें चाहिए। अब आपको हम किसी तरह ये एडी निकालते हैं। एडी निकल सकता है, अभी हमने देखा कि एडी इज टू डी सी 2:3 है और ए सी की लेंथ है 20। तो 20 को 2:3 में बांट देते हैं। 20 डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3 विल गिव मी 8 एंड 12। 5 यूनिट अगर 20 है तो 1 यूनिट 4 है, तो 2 यूनिट 8 है, 3 यूनिट 12 है। तो ये आ गया हमारा 8 और ये आ गया हमारा 12। अब बी आई इज टू आई डी निकालना देखो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। कैसे? ये एंगुलर बाइसेक्टर्स, हम क्या सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एंगुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल एबीसी का है। एबीडी का भी तो है, दोनों में ये एंगल कॉमन है ना, एबीडी और एबीसी में। तो अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर एबीसी का होगा तो एबीडी का भी होगा, तो यहां भी तो एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो बी आई इज टू आई डी हमारा यहां से आ जाएगा इस ट्राइंगल में ए बी इज टू ए डी। ए बी पता है हमें 12 है और ए डी हम निकाल चुके 8 है। सो आंसर आ जाएगा 3:2। सो एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके वी कैन फाइंड इट वेरी इजी। राइट, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और आप वीडियो रिवर्स करके इसको देख लो। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फिर से एक डेफिनेशन होता है कि अगर हम एक पॉइंट से चलें जो कि इन दोनों एंड पॉइंट से सेम दूरी पे हो, तो जिस पाथ पे हम चलेंगे वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब वो इन दोनों को इक्वल पार्ट पे भी बांटता है और ये 90 डिग्री भी होता है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इन दोनों एंड पॉइंट्स से जो इनका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। So this is the definition of perpendicular bisector. It's a locus of a moving point equidistant from the two endpoints of a line segment. Endpoints of a line segment ये है, equidistant मतलब बराबर दूरी। So it's a locus, locus मतलब path of a moving point which is equidistant from the endpoints of a line segment. तो ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो ट्राइंगल में भी हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। बट यहां डिफरेंस क्या है? देखो, आप मुझे बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 भी होता है, मिड पॉइंट से भी पास हो रहा होता है। तो क्या ये ऑल्टीट्यूड है? तो क्या ये मीडियन है? नहीं। मीडियन और ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से आते हैं, वर्टेक्स से शुरू होते हैं, ए से शुरू होंगे। तो ये मीडियन होगा, मिड पॉइंट पे जाएगा, ये ऑल्टीट्यूड होगा, 90 डिग्री बनाएगा। बट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहां से पास होगा और 90 बनाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास हो। तो ये इन तीनों लाइन में डिफरेंस है। तो ये जो लाइन बनाया मैंने ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीडियन सिर्फ मिड पॉइंट पे जाता है, 90 जरूरी नहीं 90 हो, और ये 90 डिग्री बनाता है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे जाए। बट अगर ये दो साइड बराबर हो गई तो ये तीनों कोइंसाइड कर जाएंगी और फिर ये तीनों लाइंस सेम हो जाएंगी और एंगुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी। राइट, तो इस चीज का आपको डिफरेंशिएट करना, मतलब आना चाहिए डिफरेंशिएट करना। राइट, now in a triangle we can have three perpendicular bisector corresponding to three sides, जैसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, बट बोलते सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर, नाउ सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर is also a of a center of a circle circumscribing the triangles. The triangle. When I say circumscribing, इसका मतलब होता है passing through all three sides, all three vertex. बाहर की तरफ बनेगा ये। कहने का ये मतलब है कि अगर
अब सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस। रेडियस होता है सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, कोई सा भी ये लेंगे तो ये, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी जो है, दैट इज कॉल्ड, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलते हैं सरकम रेडियस। तो इसको अगर मैं रेडियस लेके एक सर्कल बनाऊं तो वो एक सर्कल बनेगा ऐसे, दिस विल बी द सरकम सर्कल, राइट? So this is also very important which you have to remember, right? Okay, तो ये हमें पता चल गया कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। व्हेन आई से सर्कमस्क्राइबिंग, इसका ये मतलब है कि ये तीनों वर्टेक्स से पास होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होगा, ओ ए, ओ बी और ओ सी, जिसे हम सरकम रेडियस बोल देंगे, कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। जैसे इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही फर्क है, राइट? ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, आपके पास एक सर्कल के अंदर अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जैसे अभी बना, तो उसका जो रेडियस होगा उसका भी एक रिलेशन है, और वो ये है कि एरिया, सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द सर्कम रेडियस। अब ये एक ही बार कैट में आया है, बट आया है तो बताना पड़ रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स अपॉन 4r, अगर एक सरकम सर्कल है, मतलब सर्कल के अंदर अगर एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द सर्कम रेडियस। इसको भी ज्यादातर हम कब यूज करेंगे? इसको हम सरकम रेडियस निकालने के लिए यूज करेंगे, रादर देन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट? चलिए, लेट्स डू वन एप्लीकेशन। यही है वो क्वेश्चन जो कैट में आ चुका है, लेट्स डू दैट। वो कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ए बी ए सी आर इक्वल। ए बी और ए सी बराबर है, नहीं नहीं बराबर नहीं है, इक्वल टू दे रखा है 17.5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर। एडी हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है एरिया हो जाएगा हाफ एडी इंटू बी सी। एडी पता नहीं है, एडी की, इफ एडी 3 नहीं पता है, एडी की लेंथ 3 पता है, तो हमें निकालना है सर्कम रेडियस। तो होता है प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ, राइट, 4r विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम तीनों साइड्स निकालें, फिर लंबा प्रोसेस है, बट अगर हम ये देखें कि ये साइड माना ए है, तो जब मैं एरिया निकालूंगा हाफ ए इंटू 3, और इसी एरिया को जब मैं रखूंगा a इंटू बी, बी है 17.5, सी है 9 अपॉन 4r, तो आप देखो ये a कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई थी इस क्वेश्चन में। ऑल्दो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि भाई यहाँ से पहले ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर तीसरी साइड निकलेगी, फिर एरिया निकलेगा, फिर एबीसी बाय 4r निकलेगा, बट अगर हम थोड़ा सा भी इसमें एरिया को एबीसी बाय 4r के इक्वल रख दें पहले, तो ए कैंसिल हो जाता है, और ए तो अननोन था जो दिक्कत कर रहा था, बट वो पता चल गया, तो उस वजह से अब हमारे पास आसानी से आ जाएगा रेडियस 4r, ये 2 हो गया, सो ये आ जाएगा हमारे पास 6r इक्वल टू 17.5 इंटू 9, तो रेडियस आ जाएगा 17.5 इंटू 9 अपॉन 6, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, राइट? तो ये आ जाएगा 15, 52.5 बाई 2, तो 26.25, 52.5 divided by 2 will give you 26.25, so that's the right answer। तो एक बार यही बस एक क्वेश्चन आया है आज तक इस पे, बट आ चुका है इसलिए ये बताना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट। Now the next and the last line is altitude। altitude में ऐसा बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है मेरे पास, बस बजाय इसके बस कि
एक परपेंडिकुलर ड्रॉप जब हम करते हैं फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड तो उसे ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। तो एडी है, बीई है और सीएफ है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ऑर्थो सेंटर। बस, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसमें और बाकी कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इतना हम ध्यान रख सकते हैं, राइट। सो ये था पॉइंट्स और लाइंस इन अ ट्राइंगल, राइट। अब लेट्स मूव ऑन टू सम मोर रिजल्ट्स। सम मोर रिजल्ट में एक रिजल्ट ये याद रखना है हमें कि अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे चुका हूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो मिड डायामीटर ही 90 डिग्री बनाता है, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, और ये हाइपोटेन्यूज है, और डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारे पास जो सर्कम रेडियस होता है फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय 2, h/2, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहले रिजल्ट है कि अगर एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, राइट। फिर आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए दो और रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट है कि अगर एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनसाइड, तो उसका जो सर्कम रेडियस है, और इसकी साइड ए है, माना ये आर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है a/√3। ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है, बट आप याद रखो, बहुत जल्दी इससे क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपने ये सीखा हुआ है। और अगर इसके अंदर एक सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो उसका जो इन रेडियस स्मॉल आर होता है वो आधा होता है इसका, तो a/√3। So these two results are also very important when it comes to circumradius and in radius, specifically for equilateral triangle. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, इसी पे बेस्ड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। तो क्वेश्चन है, if an equilateral triangle of side 6 cm is rotated by 360 degree about an axis perpendicular to its plane passing through its centroid। अब सेंट्रोइड बोल लो, सर्कम सेंटर बोल लो, ऑर्थो सेंटर बोल लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज और ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी लाइंस और सारे पॉइंट सेम होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों साइड बराबर है ना, तो ये 90 है तो मीडियन भी होगी, एंगुलर बाइसेक्टर भी होगी। अब ये दोनों भी बराबर हैं तो ये भी अगर 90 परपेंडिकुलर है तो मीडियन होगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्टीट्यूड्स का होगा वही मीडियंस का होगा, वही एंगुलर बाइसेक्टर्स का होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे पॉइंट्स और सारी लाइन सेम होती हैं। So median is the angular bisector, is the altitude, is the perpendicular bisector, centroid is the incenter, is the circumcenter, is also the orthocenter for an equilateral triangle। इन points और lines में कोई फर्क नहीं होता है for equilateral triangle। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 को रोटेट करना मतलब सर्कल में घुमाना। आप पंखा देखो अपने ऊपर, अगर आप पंखा देखोगे तो समझ जाओगे कि अगर ऐसे सेंटर से पास हो रहा है, वो देखो उसका, और ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा, जैसे पंखा घूम रहा है वैसे ही घूमेगा, और फिगर ऐसा दिखेगा कि सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी मैंने आपको स्पेशल रिजल्ट में बताया था, तो उसका सर्कम रेडियस हो जाता है a/√3, और a क्या दे रखा है हमें 6, तो 6/√3 हो गया रेडियस इसका। तो वो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर मतलब एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल बनेगा तो सर्कल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल भी है उसके अंदर, बट वो तो कवर कर ली, सर्कल का एरिया में ही आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई आर कितना है हमारा 6/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 36/3, तो 12 पाई इज द आंसर। आंसर इज 12 पाई। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पंखा एक बार और देख लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल दैट हैज साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एज दैट ऑफ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड ऐसे है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड भी ऐसे है, बट उसका रेडियस
तो वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर है साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमें पता ही होता है, जनरली साइड का स्क्वायर होता है। एंड टू द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और मैंने बता रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बनता है तो उसका अभी फिर से वही रिजल्ट फिर यूज कर रहे हैं, रेडियस इज गिवन बाय एस बाय रूट थ्री। तो एस बाय रूट थ्री है तो एरिया हो जाएगा पाई एस स्क्वायर अपॉन थ्री। एस स्क्वायर कैंसिल, थ्री उधर जाएगा, द आंसर विल बी 3:पाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ये सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बाय रूट थ्री होता है। तो वो कह रहे हैं कि स्क्वायर की एक स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों की साइड सेम है, मतलब एस है, लेकिन हमें एरिया रेशियो निकालना है उसका स्क्वायर का और जो ट्राइंगल है उसके सर्कम सर्कल का। तो सर्कम सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस चाहिए। रेडियस का रिलेशन होता है ए बाय रूट थ्री, साइड एस है इस केस में, तो एस बाय रूट थ्री हो गया। उसके बाद मैंने दोनों का एरिया लिखा और वहां से हमने रेशियो निकाला 3:पाई। राइट, आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये डी नहीं है, ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और आई हमारा इन सेंटर है, तो ये एंगल हमारा अगर ए है तो ये एंगल क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं 2a। 2a इन सेंटर पे नहीं होता, यहां पे होता है 90 प्लस ए बाई टू, तो एंगल बी आई सी। तो एंगल एट द इन सेंटर इज 90 प्लस हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और ओ हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर, आई इज द इन सेंटर, ओ इज द सरकम सेंटर, तो अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ट्वाइस ऑफ ए होता है। तो ये रिजल्ट्स थोड़े याद रखो, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एच हमारा ऑर्थो सेंटर है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, तो अगर ये एंगल ए है तो ये होता है 180 माइनस ए। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये नोट कर लो आप, राइट, इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे बेस्ड अगर हम ये क्वेश्चन करें तो वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये कन्वेंशन होता है कि ओ इज द सर्कम सेंटर, बट यहाँ ओ वो डिफाइन करके दे रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ ओ उन्होंने बदल दिया, उन्होंने बोला वो ऑर्थो सेंटर हो गया, फिर उसको आप सर्कम सेंटर नहीं लोगे क्योंकि ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ ओ उन्होंने बदल दिया है। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में तो ओ जो है हमारा वो है ऑर्थो सेंटर और वो ये ए बी सी है, तो इन्होंने हमें बी ओ सी बता दिया 130 और ये होता है 180 माइनस ए। 180 माइनस ए इज 130 जो मैंने अभी बताया, तो ए 50 आ जाएगा, ये आ गया 50। अब वो कह रहे हैं फाइंड एंगल बी आई सी और इन सेंटर पे क्या होता है एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल, एंगल बी आई सी आ जाएगा 90 प्लस 50 बाई टू which is 120 115, 90 plus 25 115। So very easily अगर मुझे रिजल्ट्स पता है I can do this question as well. Right, let's move on to the next. ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of the side BC and P is the point on AB such that DP is the angular bisector। अब ये थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम है, लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। वो कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, तो एडी मीडियन हो गया, पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट डीपी इज द एंगुलर बाइसेक्टर, डीपी एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसा हमने एक केस पहले भी देखा था ऑफ एंगल एडीबी। ओके, इफ एपी इज टू पीबी इज 1:3, एपी इज टू पीबी इज 1:3, तो ये अगर x है तो ये 2x है, 3x है, एंड ए बी इज टू ए सी इज 2:3, तो ये ए बी अगर 4x हो गया और ये 2:3 है और ये x प्लस 3x 4x है, तो ये 6x हो जाएगा। ए बी इज टू ए सी
इज 2:3, ये अगर 4x है तो ये 6x हो जाएगा, 6x हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी, बट ये दोनों बराबर हैं, ये मीडियन है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। पहले तो कैसे लगा सकते हैं कि डीपी एंगुलर बाइसेक्टर है तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। एपी कितना है हमारा, एपी और पीबी 1/3 है, तो एडी बाय डीबी भी 1:3 आ जाएगा। एडी अपॉन डीबी भी तो ये अगर y आ गया तो ये 3y आ गया। बस अब हमें x और y में रिलेशन चाहिए, और वो साफ साफ दिख रहा है कि एडी क्योंकि मीडियन है, तो अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास तीनों साइड्स और मीडियन का रिलेशन आ जाएगा, उससे हमें x और y में रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर अपोलोनियस थ्योरम लगाएं तो 4x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये बनेगा 16x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, है ना, दोनों y थे, ये 3y, अच्छा 2y स्क्वायर। ओके, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10y स्क्वायर 20y स्क्वायर। तो ये आ गया 52 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 20/52 विच इज 5/13। ये आ गया। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ए बी इज टू बी सी। ए बी है 4x और बी सी है 6y, तो 4x इज टू 6y निकालना है, यानी कि 4x अपॉन 6y, दैट इज 2/3 x/y, और x/y आ जाएगा हमारे पास √5/√13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√5/3√13। दैट इज द राइट आंसर। तो 2√5 अपॉन, या सो दिस इज द राइट आंसर, 2√5/3√13। इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमारे को समझो आप कि क्या दे रखा, रेशियो दे रखे बहुत सारी चीजों के। तो पहले तो ये 1:3 दे रखा था, AP इज टू PB, तो हमने इसे x और 3x ले लिया। फिर AB इज टू AC दे दिया 2:3, तो ये 4x है तो ये 6x हो गया AC। और फिर AP इज टू PB दे रखा है 1:3, तो ये y है तो ये 3y है, राइट? नहीं, AP इज टू PB नहीं। फिर हमने लगाया एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम AP इज टू PB इज सेम एज AD इज टू DB, तो AD इज टू DB भी 1:3 आ गया, और 1:3 आ गया तो ये y, AD को y लिया है तो BD 3y हो गया। वहां से मैंने फिर अपोलोनियस थ्योरम लगा के x to y का रिलेशन निकाला, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट माय आंसर, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What is the distance between the orthocenter and the circumcenter of the triangle whose measures are? अब ये साफ साफ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट है, 5x2 12x2 13x2। अब ये स्पॉट करना बहुत जरूरी है। ये 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा राइट, ये 26 है, और ये 10 है, माना ये 24 है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। अब आप साफ साफ दिख रहा है हमें कि ऑर्थो सेंटर ये है। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो अगर मैं ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूं तो ये जाएगी, और यहाँ ये सपोज सी है तो सी से करूं तो ये जाएगी, और बी से करूं तो ये जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पहले बता रखा है कि सर्कम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ पे, AC हाइपोटेन्यूज है, राइट? तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये हो गया हमारा H और ये हो गया O। और वो कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब ने जब अपोलोनियस थ्योरम करा था तो एक मैंने एप्लीकेशन बताया था और आपको बताया था कि ये अगर ये मिड पॉइंट है तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, क्योंकि ये सर्कम सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल बनेगा तो ये तीनों रेडियस होंगे, तो ये 13 आ जाएगा। और हमने अपोलोनियस थ्योरम से ये प्रूव भी किया था पहले,
राइट? सो 13 इज द आंसर। तो गाइज, आप लोगों को मैंने बहुत सारे आज एप्लीकेशंस कराए, रिजल्ट्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से कर लो एंड थिंग्स विल बी मच बेटर। I'll come with next video on circles. Till then, take care. Have a nice day.